देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से शेयर बाजार की हर खबर लाइव CNBC आवाज न्यूज सेंटर से। अमेरिका में कल देर रात फेड की अहम बैठक के पहले कल भारतीय बाजारों ने लगातार चौथे दिन दिखाई शानदार तेजी और फेड की मीटिंग का उम्मीद के मुताबिक ही नतीजा आता दिख रहा है। क्या बड़ा सवाल अब यही है कि ये तेजी और आगे बढ़ती हुई दिखेगी? क्या ग्लोबल मार्केट से मजबूती मिलेगी और अब आगे के लिए क्या संकेत, क्या लेवल्स अहम है? इस पर होगा हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, मैं हूं हेमंत गई। जी हाँ, 5वें दिन तेजी होगी 4 दिन की रैली के बाद या फिर थोड़ा सुस्ताएंगे भारतीय बाजार, ये बड़ा सवाल है। लेकिन FOMC की बैठक जिस पर दुनिया भर के बाजारों की नजर थी, उसका हाल जान लेते हैं। क्या हाइलाइट्स वहां पर रही, सीधे चलते हैं CNBC आवाज के रिसर्च हेड आशीष वर्मा के पास। आशीष, नॉन इवेंट रही जैसा कि एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था? बिल्कुल नॉन इवेंट और कहना चाहिए स्लाइटली पॉजिटिव। वो इस बात से बयां हो जाएगा जब अमेरिकन मार्केट देखेंगे 1/4% के आसपास की बढ़त के साथ कामकाज। कल भी हमने देखा था आधे से 3/4% के आसपास की बढ़त थी, तो अमेरिकन मार्केट पॉजिटिव, तो हमें नर्वस होने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। क्या जरूरत थी कल फेड मीट में फोकस करने की? एक तो क्या टाइमिंग होगा रेट हाइक का, और फेड चेयर जैनेट येलेन के रिमार्क कैसे रहेंगे। जहां तक फेड फंड्स रेट यानी कि यूएस में जो ब्याज दरों का सिलसिला है, नियर जीरो पे उन्होंने मेंटेन करा है, कोई इसमें बदलाव नहीं है। और सबकी नजरें थी किसी तरह का क्यू पॉइंट मिले, 9 सालों बाद अमेरिका में ब्याज दरें कब तक बढ़ती हुई नजर आएंगी, उस टाइमलाइन के इनसाइट्स मिले। बहुत फेंट क्यूज, बहुत मामूली क्यूज फेड ने उस लिहाज से दिए हैं। सबसे पहले फेड का मानना है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, बेरोजगारी के जो दरें हैं, उनमें बहुत हल्का डिक्लाइन आपको इस बचे हुए साल देखने को मिलेगा। और 2015 का जो ग्रोथ आउटलुक है सिग्निफिकेंटली डाउनवर्ड रिवाइज कर दिया है फेड ने, यानी कि इस कैलेंडर ईयर 2015 में ग्रोथ कम रहेगी, लेकिन लॉन्गर टर्म ग्रोथ प्रोजेक्शंस को एक मार्क्ड इंप्रूवमेंट है, वहां पे बढ़त देखने को मिलेगी। लेकिन टाइमिंग और क्वांटम दो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स थी, कितना और कब तक दरें बढ़ने का सिलसिला शुरू होगा। ज्यादातर फेड ऑफिशियल 17 में से 15 का मानना है कि 2015 में दरें बढ़ती हुई नजर आएंगी। केवल 2 ऑफिशियल्स मानते हैं कि 2016 में, तो ये अनचेंज है। इससे पहले जब फेड की बैठक का आउटकम आया था तब भी सिमिलर सिनेरियो था, तब भी 17 में से 15 मानते थे कि इस साल दरें बढ़ेंगी। दूसरा हाईलाइट था क्वांटम, कितनी दरें बढ़ सकती हैं। फेड इस फ्रंट पे भी डिवाइडेड है, इस साल या तो 1 या तो 2 बार दरें बढ़ती हुई नजर आएंगी। 5 ऑफिशियल्स मानते हैं 1 बार बढ़ेंगी इस साल, 5 ऑफिशियल्स मानते हैं 2 बार बढ़ेंगी इस साल। तो पूरी तरह से डिवाइडेड अनचेंज सिनेरियो है। जो पिछली बार बातें आई थी वो इस बार सामने आई हैं। लेकिन जैनेट येलेन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाईलाइटेड है, लास्ट मीटिंग उन्होंने हाईलाइट किया है कि जो पेस ऑफ जॉब्स हैं वो जरूर पिकअप हुए हैं, लेकिन हाइक के लिए कंडीशंस अब तक अचीव नहीं हुई हैं। अभी भी इनकमिंग डेटा मॉनिटर करेंगे, यानी कि फेड अभी भी डेटा डिपेंडेंट रहने वाला है। और उनकी बातों से बाजार ने यह एंटिसिपेट करा है कि येलेन कह रहे हैं कि एक ग्रेजुअल इंक्रीज होगा, यानी कि एक स्लो इंक्रीज होगा ब्याज दरों में। इन्वेस्टर्स के लिए फिर इस लिहाज से डाइजेस्ट करना न्यूज आसान था, कोई सरप्राइज नजर नहीं आता उस लिहाज से, इसीलिए मार्केट्स में आपने देखा अमेरिकन मार्केट्स में पॉजिटिव रिएक्शन था। बिल्कुल, तो कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं और अब सबकी नजर होगी साफ तौर पर एथिक्स पर, ग्रीक पर, वहां पर क्या निकल कर आता है। आशीष, कितने बजे होने वाली है, कब तक फैसले की एक्सपेक्टेशंस रखें? देखिए, पहले तो बता दूं इंपॉर्टेंट क्यों है आज की बैठक। हाल पिछले हफ्ते आपको याद होगा ब्रुसेल्स में बैठक हो रही थी ग्रीस और IMF के बीच में। वो ग्रीस जो डील टूट गई थी क्योंकि दोनों पार्टीज में कोई सहमति नहीं बनी थी और बाजार को उस बात से बड़ा डर लगा था। तो उसके बाद एक बड़ा आज आउटकम, आज एक बड़ी बैठक है यूरोपियन सेंट्रल बैंक यानी कि ECB की गवर्निंग काउंसिल की, जहां पे यूरो एरिया के तमाम फाइनेंस मिनिस्टर्स की बैठक होने वाली है। तो इसीलिए उस बैठक के टूटने के बाद इस डे का इंपॉर्टेंस बढ़ गया है, इस बैठक का इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। इस बैठक का इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ गया है कि ECB के जो प्रेसिडेंट है मारियो द्रागी, पहले आमतौर पे बैठक होती थी टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली सबको कहा था कि फिजिकली सब प्रेजेंट रहे, यानी कि सबके सब आप फेस टू फेस वहां पे इंटरेक्ट करते हुए नजर आएंगे। लेकिन कल देर रात जिस तरह के वहां के तमाम एनालिस्ट का प्रेडिक्शंस आ रहे थे, मैं पढ़ रहा था, जो बड़ी ब्रोकरेज के रिपोर्ट्स आ रहे थे यूरोप में, उनका कहना है कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट अब मत करें आप, क्योंकि इमरजेंसी लिक्विडिटी असिस्टेंस यानी कि जो ECB ग्रीस के सेंट्रल बैंक को इमरजेंसी लिक्विडिटी देता है ताकि वो अपने क्लाइंट्स को मुहैया करा सकें, उसमें शायद कोई बदलाव ना आए, शायद वो कंटिन्यू करे ECB एटलीस्ट जब तक बेल आउट के लिए एग्रीमेंट है, 30 जून की जो डेडलाइन है, तब तक शायद ECB फंड फ्लोज जारी रखता हुआ नजर आएगा। तो उस लिहाज से शायद कोई बड़ी दिक्कत आज सामने ना आए। लेकिन यूरोप जो आप प्रेशर में देख रहे हो इसीलिए था क्योंकि यूरोप के बंद होने के बाद अमेरिकन मार्केट्स का आउटकम आया था, FOMC मीट का आउटकम आया था, तो उससे पहले नर्वसनेस थी, इसलिए यूरोप कमजोरी के साथ ट्रेड करता। अदरवाइज FOMC की बैठक पॉजिटिव है और अब बाजार का फोकस ग्रीस पर वापस शिफ्ट होगा। बिल्कुल, शुक्रिया आशीष आपका इस एनालिसिस के लिए। तो अनिल, साफ तौर पर जो है अब देखना होगा कि अगर ये भी जो बैठक है ये एक नॉन इवेंट हो जाए तो एक राहत की बात हो सकती है।
हाँ, ये बात सही है कि ग्रीस को लेकर चिंताएं अब ये हो चुकी हैं कि लगभग डिफॉल्ट की कगार पर है और काफी तक बाजारों से डिस्काउंट करके चल रहे हैं कि ग्रीस डिफॉल्ट होने वाला है। अगर होता है तो जाहिर सी बात है कि एक थोड़ा नीजर रिएक्शन तो जरूर आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं, भले हम मानकर चल रहे हो। लेकिन हाँ, अगर ग्रीस का डिफॉल्ट किसी तरह से 11th आवर पर टल जाता है तो फिर वो बाजार के लिए बड़ा पॉजिटिव होगा। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं, फेड की जो कल देर रात अहम बैठक हुई है उससे संकेत पॉजिटिव साइड पर ज्यादा है बजाय नेगेटिव साइड के। एक और जहां उन्होंने ग्रोथ का अनुमान घटाया है, दूसरी ओर महंगाई बढ़ने को लेकर अब भी वो कॉन्फिडेंट नहीं है। याद है, हम यहाँ पर चाहते हैं कि महंगाई दर कम रहे, लेकिन अमेरिका में फेड चाहता है कि महंगाई दर बढ़े ताकि उन्हें ब्याज दरें बढ़ाने में आसानी हो। तीसरी बात, जो बेरोजगारी के आंकड़े हैं वो भी बता रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ने की आशंका ज्यादा है, या यूं कहें कि बेरोजगारी कम होने की संभावनाएं अब कम नजर आ रही। तो इन सबके चलते अगर एक हाइक मिल भी जाता है इस साल, जिसकी संभावनाएं काफी दिख रही है, तब भी अगले साल के लिए जो वो ब्याज दरें बढ़ाने का अनुमान घटा रहे हैं, ये बाजारों के लिए बेहद पॉजिटिव है कि 2016 और 2017 में उतनी ब्याज दरें नहीं बढ़ेगी जितना कि बाजार पहले अंदाजा लगाकर चल रहा था। और ये मुझे लगता है लॉन्गर टर्म के लिए पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ पहली हाइक को मत देखिए, अगर ये हाइक सितंबर या दिसंबर के बीच में कभी भी हो भी जाए तब भी अगली हाइक उतनी फास्ट नहीं होगी, तुरंत नहीं होगी, उसके बाद और डेटा देखेंगे। फेड चेयरपर्सन ने एक बात बहुत साफ और अच्छे से कही कि आगे चलते हुए भी पॉलिसी अकोमोडेटिव रहेगी, और ऐसा नहीं कि एक हाइक हो गई तो लगातार हम हाइक करते रहेंगे। इसका मतलब साफ है कि ब्याज दरें बढ़ने का जो सिलसिला अमेरिका में शुरू होगा इस साल के अंत तक या सितंबर के बाद कभी भी, वो अगले 2.5-3 साल तक चलने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि 6 महीने या 12 महीने में आप सारी की सारी हाइक देख लेंगे। तो ऐसे में इक्विटी में से पैसा तुरंत अगर शिफ्ट होना, डेट में से तुरंत पैसा इक्विटी में शिफ्ट होना है या इक्विटी से डेट में शिफ्ट होना है, तो उसमें वक्त लगेगा। एक और इंटरेस्टिंग बात कल के बाजारों में देखिए, अमेरिका में ऐसे स्टॉक्स जहां पर डिविडेंड यील्ड काफी ज्यादा है, उन स्टॉक्स ने अच्छी तेजी दिखाई है। इसका मतलब साफ है कि अब भी लोग ये मानकर चल रहे हैं कि जिन स्टॉक्स में डिविडेंड अच्छे हैं उनमें बने रहना चाहिए, ब्याज दरें बढ़ने में वक्त लगेगा, और ये एक अच्छा संकेत है इक्विटी मार्केट के लिए। तो भले ही बाजारों का रिएक्शन बहुत जबरदस्त न हो, लेकिन हमारे जैसे बाजारों के लिए कम से कम अगले 3 से 6 महीने के लिए राहत के संकेत तो जरूर फेड की इस मीटिंग से आते हैं। बिल्कुल, और भारतीय बाजारों में देखिए डीआई जिस तरह से खरीदारी कर रहे हैं और बड़ी खरीदारी कर रहे हैं, 1450 करोड़ के आसपास की बाइंग कल कैश मार्केट में, ये काफी सराहनीय है। एफआईआईस की सारी सेलिंग को एब्जॉर्ब करके उससे ऊपर जाकर जो नंबर आ रहा है वो डीआईआईस का आ रहा है, यानी कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है घरेलू संस्थागत निवेशकों का। जबरदस्त खरीदारी, और 500 करोड़ का गैप छोटा नहीं होता हेमंत। और दूसरी बात है कि आप भले ही कल के सेशन को देखकर ऐसा कभी नहीं लगा कि एफआईआईस का आप 940 करोड़ का बिकवाली का आंकड़ा देखेंगे, लेकिन जो स्क्रीन पर दमदार डिलीवरी बेस्ड खरीदारी दिख रही थी, और कल हम ये बात भी कर रहे थे कि काफी लंबे समय बाद ऐसा दिख रहा है कि आप वॉल्यूम के साथ बाजार को ऊपर जाते हुए देख रहे हैं, डिलीवरी बेस्ड खरीदारी होती हुई देख रहे हैं। और खासतौर से जिस तरह से मिड कैप इंडेक्स कल 1.25% की मजबूती दिखाकर बंद हुआ है, इसका मतलब साफ है कि जो डोमेस्टिक फंड्स की खरीदारी होती दिखी है वहां पर काफी ज्यादा, काफी दमदार होती हुई दिखी है, और ये बाजार के लिए एक अच्छा संकेत है। लेकिन वायदा कारोबार के आंकड़े इन कैश मार्केट के आंकड़ों के साथ पढ़ना बेहद जरूरी है, और वो इसलिए कि अगर जो लोग 940 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा देखकर परेशान हो रहे हैं उनके लिए एक और आंकड़ा अहमियत रखता है, और वो है स्टॉक फ्यूचर्स में 786 करोड़ की एफआईआईस की खरीदारी का। और अगर आप दोनों को मिलाकर देखें तो फिर मुश्किल से एफआईआईस की तरफ से 150 करोड़ की बिकवाली हुई है स्टॉक्स में, जो कि किसी भी लिहाज से ज्यादा नहीं कही जा सकती। इंडेक्स फ्यूचर्स में इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं, 200 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली का आंकड़ा है। यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि लॉन्ग पोजीशंस एफआईआईस ने थोड़ी सी निफ्टी फ्यूचर्स में कम किए, लेकिन सामने बैंक निफ्टी में शॉर्ट्स बनते हुए दिखे, और बैंक निफ्टी बड़ा इंटरेस्टिंग रुझान दिखा रहा है। एक दिन बैंक निफ्टी में आप तेजी का रुझान देखते हैं, दूसरे दिन अंडर परफॉर्मेंस देखते हैं, एक दिन लॉन्ग पोजीशंस बनती हुई नजर आती है, दूसरे दिन शॉर्ट्स बनती हुई दिखती है। तो बैंक निफ्टी को पढ़ पाना, समझ पाना थोड़ा सा ट्रेडर्स के लिए मुश्किल होता हुआ दिख रहा है, लेकिन निफ्टी में रुझान साफ है एफआईआईस की तरफ से, और वो ये कि 8000 के नीचे उन्हें निफ्टी बेचना नहीं है, और जैसे जैसे 8000 के ऊपर निफ्टी टिका रहेगा वैसे वो अपनी शॉर्ट पोजीशन कवर करेंगे या फिर अपनी लॉन्ग पोजीशन जो पुरानी बनी हुई है निफ्टी में वो कम करते हुए दिख रहे हैं। 620 करोड़ के ऑप्शन के आंकड़े ये बता रहे हैं कि अब हेजिंग के लिहाज से थोड़ी सी बाइंग जरूर पुट में होती हुई दिखी है 7850 और नीचे के लेवल पर, लेकिन एफआईआईस की तरफ से रुझान बहुत ज्यादा नेगेटिव हो बाजार में ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, ये कहना भी जरूरी है कि एफआईआईस अभी भी बाजार पर पॉजिटिव नहीं हुए, तो न्यूट्रल स्टांस है एफआईआईस की तरफ से, लेकिन डोमेस्टिक फंड्स की जो लिक्विडिटी है वो बाजार को सपोर्ट करती हुई दिख रही है।
ऑलराइट, और एफएनओ से क्या संकेत आप पढ़ रहे हैं? अगले हफ्ते एक्सपायरी है, उससे पहले क्या कुछ स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग देखी जा रही है? खासतौर पर सिप्ला, एचयूएल, हिंडाल्को जैसे शेयरों में हमने देखा था जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग मूव्स कल दिखे थे। इनफैक्ट न सिर्फ शॉर्ट कवरिंग हेमंत, कल स्टॉक फ्यूचर्स में काफी जबरदस्त लॉन्ग्स भी बने। आप देखिए 1.5 करोड़ शेयर नए जुड़े हैं ओपन इंटरेस्ट में, 786 करोड़ की एफआईएस की खरीदारी का आंकड़ा है। ट्रेडर्स और एफआईएस दोनों, और खासतौर से मिड कैप शेयरों में जिस तरह से एक्शन हुआ है, जबरदस्त लॉन्ग्स बनते हुए दिख रहे हैं स्टॉक फ्यूचर्स में। यानी कि ट्रेडर्स का पार्टिसिपेशन आप पहले स्टॉक्स में आते हुए देखते हैं, और उस लिहाज से बाजार का मूड थोड़ा सा बेहतर होता हुआ दिख रहा है। ये एक अच्छा संकेत है। दिक्कत की बात बैंक निफ्टी में जो हम कह रहे थे 80,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट में एडिशन हुआ है और बैंक निफ्टी नेगेटिव बंद हुआ है, यहां पर शॉर्ट्स बनते हुए दिखे हैं। निफ्टी फ्यूचर में कोई खास बदलाव नहीं, मुश्किल से 1 लाख शेयर नए जुड़े हैं। इसका मतलब साफ है कि लॉन्ग अनवाइंडिंग ज्यादा होती हुई दिखी है, पोजीशंस कम होती हुई दिखी है। तेजी करने वाले ट्रेडर्स की भी उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुक की है या एग्जिट किया है। मंदी करने वाले ट्रेडर्स ने भी अपनी शॉर्ट पोजीशन को कवर किया है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा जो कल के सेशन में दिख रहा है वो है डिस्काउंट का। 13 पॉइंट के डिस्काउंट पर निफ्टी जाकर बंद हुआ है। इसका मतलब साफ है कि कल आखिरी 1 घंटे में जिस तरह से एमएसपी के ऐलान के बाद बाजार में करेक्शन आता हुआ दिखा, काफी लोग शॉर्ट हुए हैं, और वो शॉर्ट किस लेवल पर हुए वो देखना इंटरेस्टिंग है, और वो लेवल है 8,100 के कॉल का। कल आप देखिए 8,100 के कॉल में लगभग 6.5 लाख शेयर नए जुड़े हैं, और आखिरी मिनटों में ये शॉर्ट पोजीशन बनती हुई दिखी, शायद इस आशंका में कि फेड की तरफ से आपको संकेत नेगेटिव आते दिखेंगे। तो आज के सेशन के लिए सबसे पहला अहम आंकड़ा तो यही होगा 8,100 का। तेजी और मंदी करने वाले दोनों ही ट्रेडर्स इस लेवल को होल्ड करने की कोशिश करेंगे। 8,100 के ऊपर अगर बाजार निकलकर टिक गया तो आपको एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखेगी, खासतौर से इन कॉल राइटर्स की तरफ से जिन्होंने कल आखिरी आधे घंटे में अपनी पोजीशन बनाई है। अगर 8,100 के नीचे बाजार बना रहता है तो फिर मंदी करने वाले ट्रेडर्स हावी होते दिखेंगे। लेकिन इस बीच कुछ और डेटा अहम दिख रहे हैं और जहां पर बदलाव होता हुआ दिख रहा है। पहली बात तो है कि बाजार लगातार धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट होने के संकेत दे रहा है। कल हमने देखा किस तरह से पुट ऑप्शंस में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 7,800 से शिफ्ट होकर 7,900 पर आया, और अब फिर आज देखिए यह ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट शिफ्ट होकर 8,000 पर आ गया। तो अब से लेकर एक्सपायरी तक जो आप बात कर रहे थे, बाजार के लिए अब बेस ऊपर की तरफ आता दिख रहा है। बाजार ये मानकर चल रहा है शायद एक्सपायरी के पहले आप 8,000 के नीचे बहुत बाजार को जाते ना देखें, तो 7,950, 8,000 अब बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या बॉटम की तरह काम करता हुआ दिख सकता है। ये पहला संकेत आ रहा है। 8,300 अगला लक्ष्य निफ्टी का एक्सपायरी के पहले उस तरफ बढ़ने की कोशिश कर सकता है। तो ओवरऑल आज 8,100 ये फर्स्ट हाफ का लेवल है, जिसके पार निकलकर बाजार टिक पाए तो फिर आप मानेंगे कि 50 से 100 पॉइंट की तेजी के लिए बाजार तैयार होता हुआ दिख रहा है निफ्टी पर। लेकिन सपोर्ट बहुत साफ दिख रहा है सामने बाजार के, और वो 8,000 पर है। चलिए मार्केट काउंटडाउन और पहला सौदा में आज भी हमारे साथ जुड़ेंगे खास और दिग्गज मेहमान। अमेरिका दौरे पर पहुंचे वित्त मंत्री के साथ देखिए नेटवर्क 18 की एक्सक्लूसिव चैट। और यस बैंक में डायरेक्टर्स की नियुक्ति पर बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे बैंक के एमडी और सीईओ राणा कपूर और कॉर्पोरेट वकील एचपी रनीना। इसके साथ ही पहला सौदा में 9:30 बजे हमारे साथ होंगे मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और फंड मैनेजर ताहिर बादशाह। 9:40 पर हम बात करेंगे शेयर बाजार के दिग्गज और आनंद राठी फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन आनंद राठी जी से। फिर 4 दिन की तेजी के बाद एक्सपेक्ट किया जाए कि 5वें दिन भी एक अच्छी रैली आज भारतीय बाजारों में बन सकती है। एक ओवरहैंग है जिस पर सबकी नजर है, वो है ग्रीक। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर ग्रीस का संकट नहीं होता तो शायद हम अब तक ऑलरेडी 8,200 पर होते। तो ये 100 पॉइंट की जो अंडर परफॉर्मेंस है वो ग्रीस की वजह से ही है। लेकिन हाँ, ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट हाफ शायद ज्यादा बेहतर हो सकता है, क्योंकि यूएस से किसी तरह के कोई नेगेटिव संकेत है नहीं। इनफैक्ट ये कहना होगा कि वहां से संकेत पॉजिटिव साइड पर ज्यादा है। अब आप देखिए ग्लोबल मार्केट्स बेहतर हैं, मॉनसून काफी अच्छा प्रोग्रेस करता हुआ दिख रहा है। एमएसपी को लेकर कल जो बाजार की चिंताएं थी वो लग रहा है कि जायज नहीं है, वहां पर पॉजिटिव संकेत है और वहां से महंगाई बढ़ने का खतरा है नहीं। एफआईएस के डेटा उतने खराब नहीं जितना शायद आपको कैश मार्केट के देखकर लगे। डोमेस्टिक फंड अपनी तरफ से अच्छी लिक्विडिटी दे रहे हैं, और साथ ही कल के सेशन में आखिरी आधे एक घंटे में काफी कमजोर ट्रेडर्स अपनी पोजीशन वैसे ही कम कर चुके थे, और थोड़ी बहुत जो शॉर्ट्स बनी है शायद हो सकता है वो शॉर्ट्स आपको कवर होती हुई नजर आए शुरुआती कारोबार में। ये सारे संकेत है पॉजिटिव साइड पर जो बाजार को मजबूती देने का काम कर सकते हैं। अब नेगेटिव एक ही ग्रीस में क्या होगा, तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि सेकंड हाफ बाजार के लिए ज्यादा अहम होगा। हो सकता है फर्स्ट हाफ आप एक कंसोलिडेशन और पॉजिटिव साइड पर बायस दिखाएं, खासतौर से इसलिए भी कि कल जिस तरह से ब्रॉडर मार्केट में कैश मार्केट में खरीदारी होती दिखी है, वॉल्यूम के साथ खरीदारी आई है, ट्रेडर्स का पार्टिसिपेशन लौटता हुआ दिखा है, वो बाजार को पॉजिटिव रख सकता है। लेकिन सेकंड हाफ में इंटरेस्टिंग ये होगा कि ग्रीस के डेवलपमेंट किसी भी तरफ जा सकते हैं, और उस लिहाज से बेहद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेडर्स को ट्रेड करना होगा, जो कि इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए 8,000 के आसपास के हो सकते हैं,
पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए 7,950 के हो सकते हैं। और चूंकि बाजार काफी वोलेटाइल है, इसलिए मैं इतनी बड़ी ट्रेडिंग रेंज है, इतने नीचे के लेवल्स दे रहा हूं स्टॉप लॉसेस के लिहाज से, क्योंकि आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट हर रोज निफ्टी में 7500 पॉइंट का मूव आना बड़ी आम बात हो गई है। ऊपर की तरफ 8,150 8,200 की रेंज में शायद बाजार अटकते हुए दिखे और उसके पार बाजार जाकर तब टिकेंगे जब आपको ग्रीस से संकेत बेहतर आते हुए दिखेंगे, तो फिर आप इस सीरीज में 8,300 की तरफ एक्सपायरी के पहले ही बढ़ते हुए दिखेंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स है, काफी इंटरेस्टिंग लेवल है। लोकल फैक्टर सपोर्ट कर रहे हैं, लोकल इन्वेस्टर सपोर्ट कर रहे हैं, ग्लोबल चिंताएं थोड़ी है, लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है बहुत जरूरी है, वो ये कि हम ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले में ज्यादा मजबूत होंगे और कमजोर होंगे तो उनसे कम, यानी कि लोकल फैक्टर्स अब पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं और उस लिहाज से बाजार की डाउन साइड रिस्क लिमिटेड लगती है। अगर ग्रीस में किसी तरह का कोई नेगेटिव ना हो तो फिर बाजार में और जबरदस्त तेजी होती हुई नजर आ सकती है। चलिए वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कौन से वो 10 स्टॉक्स हैं जिस पर आज आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं। और अब वक्त है उन सारे शेयरों पर फोकस करने का जहां पर खबरों के दम पर आज दिखेगा एक्शन। टॉप 10 स्टॉक्स हेमंत के साथ ही जुड़ रहे हैं अब नियति, पूजा त्रिपाठी, सोनम मेहता और वरुण दुबे। शुरुआत हेमंत आपके साथ। बिल्कुल, और यस बैंक, अब आपको याद होगा ये कंट्रोवर्सी काफी लंबी है। राणा कपूर और अशोक कपूर, जब अशोक कपूर की डेथ हो गई थी 2008 में मुंबई टेरर अटैक्स में, उसके बाद से हमने देखा था राणा कपूर ने कंट्रोल करने की कोशिश की थी यस बैंक को। हालांकि मधु कपूर जो अशोक कपूर की विडो थी, उन्होंने कोर्ट में कहा था कि उनकी सहमति से ही डायरेक्टर्स नियुक्त करने जाने चाहिए और उन्होंने अपनी बेटी का नाम भी नियुक्त करने को कहा था। लेकिन ये मामला काफी लंबा चलता रहा और उसके बाद अब कोर्ट ने दरअसल मधु कपूर के फेवर में फैसला सुनाया है। राणा कपूर के लिए एक झटका कहना चाहिए और साफ तौर पर उन्होंने कहा है जो नियुक्तियां की गई थी करीब 1 साल पहले होल टाइम डायरेक्टर्स की बैंक के बोर्ड पर, वो गलत हैं और उनको अगर मधु कपूर याचिका देती हैं, एफिडेविट देती हैं, तो उनको खारिज भी किया जाएगा। तो साफ तौर पर जो बोर्ड पर नियुक्तियां हुई थी वो दरअसल मधु कपूर के सहमति से नहीं हुई थी। ये एक झटका यस बैंक के राणा कपूर के लिए। सन फार्मा और रैनबैक्स आपके रडार पे होना चाहिए। आज एक इंटीग्रेशन ड्राइव सबसे बड़ा फार्मा स्पेस पे होता हुआ नजर आया है। 18 टॉप रैनबैक्सी के एग्जीक्यूटिव्स को यहाँ पे मार्चिंग ऑर्डर्स दे दिए गए हैं। उनको कहा गया है कि जिस तरह से सन फार्मा के साथ जो मर्जर हुआ है उसके बाद इनकी छुट्टी कर दी गई है। उनमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं, इंद्रजीत बैनर्जी और युगल सिर्की। सोर्सेज के हिसाब से हमें ये खबर जानकारी मिल रही है। सिप्ला के काउंटर पर नजर रखेगा जहां पर एक विवाद जो था वो सुलझता हुआ दिखाई दिया है। यूएस बेस्ड फार्मा ब्रिस्टल स्माइलर स्क्विब और सिप्ला के बीच हेपेटाइटिस बी की दवा को लेकर एक पेटेंट मामला था जो काफी वक्त से चल रहा था और ये यहां पर कोर्ट के बाहर ही सुलझता हुआ दिखाई दिया है। तो सिप्ला के लिए पॉजिटिव खबर कही जा सकती है। विप्रो का काउंटर भी आज फोकस में रहेगा। यहाँ विप्रो और एसईसी के बीच कुछ सेटलमेंट होता हुआ नजर आ रहा है जिसमें कि विप्रो को एसईसी को कुछ $10 मिलियन एज ए सेटलमेंट पे करना पड़ेगा। यहाँ आपको बता दें कि बहुत ही पुराना इशू था जिसमें कि विप्रो के अकाउंटिंग में कुछ गड़बड़ी पाई गई थी जिसमें कि एसईसी उसकी जांच कर रही थी और अब ये जो पूरा इशू है ये सेटलमेंट तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। वही एनटीपीसी ने जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ एक जेवी साइन कर लिया है और इस जॉइंट वेंचर के तहत ये कंपनी दरअसल ओडिशा में एक कोल ब्लॉक को डेवलप करेगी। इस जॉइंट वेंचर में एनटीपीसी का 67%, वही जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का 33% का हिस्सा होगा। मारुति सुजुकी के काउंटर पर खास नजर रहनी चाहिए क्योंकि सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन ने करार कर लिया है मलेशियन कार मेकर प्रोटॉन के साथ। सुजुकी यहाँ पर प्रोटॉन को गाड़ियों के किट्स यहाँ पर सप्लाई करती हुई दिखाई देगी क्योंकि सुजुकी का हिस्सा मारुति सुजुकी में 56% का है। तो इससे मारुति सुजुकी के एक्सपोर्ट्स पर एक जबरदस्त बूस्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। तलवलकर का काउंटर भी आज फोकस में रहेगा। यहाँ पर कंपनी का QIP इशू खुल चुका है जिसका कि फ्लोर प्राइस 319 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। भारतीय एयरटेल के रडार पे स्टॉक पे आप फोकस रखिए। आज भारतीय एयरटेल की खबर निकल के आ रही है। सूत्रों के मुताबिक ये भी है कि अफ्रीकन टावर बिजनेस का जो सेल करने वाली थी हीलियस टावर के साथ, वो अब ये प्लान यहाँ पे कॉल ऑफ कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिली है कि वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा हाई भारतीय एयरटेल डिमांड कर रहा था जिसके चलते हीलियस टावर्स ने ये डील कॉल ऑफ कर दी है।
FIPB के अप्रूवल्स के कारण काफी सारे स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। मई 28 तारीख को हुई FIPB की बैठक के आज डिटेल्स आए हैं, जहां पे टोरेंट फार्मा का प्रस्ताव यहां पर अप्रूव हो चुका है, जहां पर कंपनी के विदेशी निवेश सीमा को 13.09% से बढ़ाकर 35% करने की मंजूरी मिल गई है। फिलहाल FI की होल्डिंग कंपनी में 12.26% की है। साथ ही बायोकॉन का R&D आर्म सिंजीन इंटरनेशनल को अपने IPO के जरिए विदेशी निवेश को 10% से बढ़ाकर 44% करने की मंजूरी दे दी है। लेकिन स्ट्राइड्स अल्कोलैब का यहां पर प्रस्ताव खारिज हो गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है, जो शासन फार्मास्यूटिकल्स के मर्जर को जुड़ा हुआ था। साथ ही IIFL होल्डिंग्स का भी यहां पर प्रस्ताव खारिज कर दिया गया है। लेकिन रिलायंस कम्युनिकेशन की सब्सिडियरी रिलायंस ग्लोबलकॉम लिमिटेड का प्रस्ताव, इरोस इंटरनेशनल, हैथवे केबल्स और डेन नेटवर्क के प्रस्ताव को फिलहाल के लिए डिफर कर दिया गया है। वहीं IL&FS इंजीनियरिंग कुछ फंड रेजिंग प्लान बना रहा है, इसके लिए आपको ये कंपनी रडार पे होनी चाहिए। इसके अलावा सिटी यूनियन बैंक की 22 तारीख को बोर्ड बैठक है, जहां QIP के जरिए कुछ फंड रेजिंग का विचार किया जा सकता है, तो ये काउंटर भी आपके रडार पे होना चाहिए। और आखिर में बात करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज की। यहाँ पर कंपनी को शेयरधारकों से NCD इश्यू करने की मंजूरी मिल गई है, जिसमें कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए करीब 21,000 करोड़ रुपए जुटाएगी अलग अलग हिस्सों में। ओके, तो ये सारे स्टॉक से जहां पर आज एक्शन देखने को मिलेगा। इसके साथ ही BPCL के स्टॉक पर भी नजर रखिए, जहां कल देर शाम जो कैबिनेट की बैठक हुई, इसके बाद ये फैसला आया कि किसी भी कंपनी के विनिवेश पर कोई विचार नहीं किया गया। पिछले 2 दिनों से डर बाजार में यह था कि BPCL में 5% की हिस्सेदारी सरकार बेच सकती है, उसके चलते स्टॉक पर प्रेशर था। तो आज वो स्टॉक भी आपके फोकस में होना चाहिए। लेकिन फोकस में ग्लोबल डेवलपमेंट्स हैं। अमेरिका में कल देर रात फेड की बैठक के बाद क्या संकेत मिल रहे हैं वहां के बाजारों के लिए, दुनिया भर के लिए, ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ EM कैपिटल मैनेजमेंट के CEO और MD सेथ R फ्रीमैन कैलिफोर्निया से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सेथ, गुड मॉर्निंग टू यू। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, what sense do you get from Fed chairperson statement? Do you think there would be a first hike by the end of this year? It's possible, depending on how things go, that we could see September. But it may actually be the end of the year. Mm-hmm. Some of the benchmarks, like the 10-year Treasury, had gone up last week, and now today, after the talk, it went down to exactly where it was before. So there's obviously confidence that there's not going to be any change very quickly at this point. Mm-hmm. Hi, Seth. Good morning. How will emerging markets react to this? There are talks that, in September we may see a 25 basis point rate hike. How do you see emerging markets, and what is the impact of this rate hike in September on India? Well, probably the biggest effect, I think, will be on the rupee. I would expect the rupee to depreciate once the U.S. begins raising rates, especially in tandem if underlying rates, key rates in India go down. I was reading earlier that there's some talk about an extra 1.5%, that there could be some room to go down in India. So that could affect India. It makes imports more expensive, and India is so dependent on oil. Mm-hmm. Oil is super cheap, but prices have gone up somewhat. So it's going to make importing oil, importing coal, commodities and products that are priced or sold in USD may seem a little more expensive. Right. So Indian currency would take a hit once the hike is done. But Seth, do you sense that Fed chairperson has clearly stated that she will be more accommodative after first hike, and first hike should not be much worried about, and in next year we might not see much hikes coming in? Do you get that sense? I'd rather have an open mind. I have an open mind on that. Mm-hmm. It depends really how if the rate of inflation in the U.S. Starts reaching the target rate, that we get around 2%, 2.5%. That might be an encouragement for another
rate increase. And the employment figures that are being given out to the public are the top line employment figures. Many of the people who have gone back to work are taking lesser jobs than they had, or they're not working 40 hours, and they're getting paid less. So I don't think we're going to see a big bump in the economy from that. But, I think in terms of emerging markets, and particularly India, it's two things. It's corporate earnings, and it's also policy and regulatory reform in India. Yes, you're right, sir. Thank you so much, Seth, for taking time out for us this morning. थैंक यू सो मच। चलिए इसी पर और बात करते हैं। हमारे साथ HDFC सिक्योरिटीज के वीके शर्मा जी जुड़ चुके हैं। शर्मा जी, सबसे बड़ा सवाल यही है, 9 सालों के बाद पहला रेट हाइक यूएस में कब होगा? आपका क्या सेंस बन रहा है, सितंबर में या दिसंबर में? जी, पहली जो मीटिंग है वो जुलाई में है, और जुलाई में इसलिए नहीं होगा क्योंकि अक्सर जो फेड जो काटना अगर हाइक करता है उसके बाद में चाहेगा कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। जुलाई की मीटिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल नहीं है। जुलाई इज रूल्ड आउट। जुलाई इसलिए भी रूल्ड आउट है क्योंकि जो जीडीपी की जो ग्रोथ है उसको कम से कम पॉजिटिव तो दिखना चाहेगा फेड, और जो अभी तक जो Q1 की जो जीडीपी है वो -0.7 का रीडिंग है, यानी कि डी ग्रोथ है। तो वो आएगी जुलाई में फेड की मीटिंग के बाद, तो रूल्ड आउट। सितंबर में भी चांसेस पूरे नहीं है। हमें शर्ते तौर पर नहीं चल सकते कि कटेगा ही कटेगा, मतलब हाइक होगी। लेकिन फिर भी आज की जो उन्होंने बोला है उसे दो चीजें हैं। एक तो उन्होंने करंट ईयर का इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको डाउनग्रेड किया है, तो चांसेस जो पहले थी थोड़ी कम हो गई हैं। एक दूसरी बात ये कि इन्होंने बोला है, और ये एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर रही है जेनेट येलन, कि उन्होंने बोला है कि हाइक के बाद भी हम एकोमोडेटिव रहेंगे, यानी कि आप किसी भी प्रकार से अगर इनकमिंग डेटा ऐसा दिखाता है कि इकोनॉमी जो हाइक करने की वजह से दिक्कत में जा रही है तो उसको रिव्यू कर सकती हैं। तो उस दृष्टि से ये चीज मतलब इमर्जिंग मार्केट्स के लिए अच्छी है। ओके, तो ये राय आती हुई दिख रही है। खास तौर से हाइक होने में वक्त लगेगा, और होगी तो भी उसके बाद धड़ाधड़, ऐसा नहीं कि आप बहुत सारे हाइक्स होते हुए देखेंगे। तो अगर ब्याज दरें बढ़नी है अमेरिका में तो बहुत धीमे धीमे, जिससे कि पूरे दुनिया भर के बाजार आसानी से पचा सके। और एसजेएक्स निफ्टी को देखिए, कमजोरी को पचाता हुआ कल देर रात 25 पॉइंट नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा था एसजेएक्स निफ्टी। वहां से एक स्मार्ट रिकवरी, हाँ भले ही तेजी ज्यादा ना हो लेकिन हरे निशान में लौटता हुआ। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे साथ और एक्सपर्ट्स हमारे जुड़ेंगे। वायदा कारोबार की रणनीति हमें देंगे एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका। इस छोटे से ब्रेक के बाद और आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अमेरिका में ब्याज दरों में नहीं हुआ कोई बदलाव। यूएस फेडरल रिजर्व बैंक की चेयरपर्सन जेनेट येलन ने कहा, ब्याज दरों में आगे धीरे धीरे ही होगी बढ़ोतरी। जीडीपी का लक्ष्य दूसरी बार घटाया। और इस साल एक बार ब्याज दरें बढ़ने के संकेत और जीडीपी अनुमान घटने के चलते अमेरिकी बाजारों में हल्की बढ़त, लेकिन एशियाई बाजारों में खराब शुरुआत। एसजीएक्स निफ्टी मामूली बढ़त के साथ कर रहा है कारोबार। अमेरिकी फेडरल बैंक के फैसले से सोने में आई तेजी। कॉमेक्स पर भाव $1185 पहुंचा, लेकिन कमजोर डॉलर से कच्चे तेल में गिरावट। ब्रेंट क्रूड $64 के नीचे। There's a huge interest as far as India is concerned. Interest because India seems to be one of the few global economies which is doing well, which is picking up. And the potential for the year to come and for the next 1 or 2 years is quite large. अमेरिका पहुंचे वित्त मंत्री अरुण जेटली। आज कई बड़े उद्योगपति और विदेशी संस्थागत निवेशकों से करेंगे मुलाकात। भारत की इकोनॉमी पर भरोसा दिलाने की होगी कोशिश। यस बैंक मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला। राणा कपूर के एमडी और सीईओ बने रहने पर कोई पाबंदी नहीं, लेकिन 5 डायरेक्टर्स की नियुक्ति को अवैध ठहराया और किया रद्द। और 2022 तक सबको घर देने के दिशा में सरकार का बड़ा कदम। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और लो इनकम ग्रुप मकान खरीदने वालों को होम लोन में मिलेगा 6.5% की छूट। आज रियल्टी और बैंकिंग शेयरों में दिख सकता है असर। एक्सपर्ट का दमदार पैनल जुड़ चुका है हमारे साथ।
हमारे साथ वीके शर्मा साहब तो हैं ही फंडामेंटल राय देने के लिए, लेकिन अब वायदा कारोबार की रणनीति के लिए नितिन मुरारका जुड़ चुके हैं, एसएमसी ग्लोबल के डेरिवेटिव हेड, और तकनीकी राय लेंगे हम कोलकाता से। हमारे साथ है इस वक्त रजत के बॉस.com के रजत बॉस, आप तीनों का ही स्वागत है। इससे पहले कि निफ्टी के टेक्निकल और वायदा कारोबार के टारगेट लेकर, उससे पहले एक बड़ी अहम जो आज डेवलपमेंट होनी है अगले कुछ दिनों में, वो ग्रीस को लेकर है, और उसी पर शर्मा साहब पहले एक राय आपसे लेना चाहता हूं। 4 दिनों से भारतीय बाजारों का मूड तेजी का है, 5वें दिन भी संकेत बुरे नहीं है अमेरिका से, लेकिन क्या लगता है जब तक ग्रीस का संकट ना सुलझे ये तेजी लिमिटेड रहेगी, अपसाइड कैप हो जाएगी, हमारी ज्यादा नहीं बढ़ पाएंगे, और इस संकट का क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है इंडिया पर? जी, पहली बात यह कि ग्रीस की जो समस्या है नई नहीं है, पिछले 5 साल से हम इसके साथ जूझ रहे हैं, लेकिन इसका नतीजा निकला नहीं है। तो कुल मिला के आई थिंक व्हाट विल हैपन इज द ग्रीक कैन विल बी फर्दर किक डाउन द रोड। अब इसमें समय यह है कि जो कीमतें उनको चुकानी थी वो जून तक उनको पे करना है इस महीने का, जो इंस्टॉलमेंट उन्होंने पोस्टपोन किए हैं। इस मीटिंग के अंदर नतीजा निकलने की संभावनाएं कम है, लेकिन कल जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के जिसका आप जिक्र कर रहे थे, वीकनेस इसलिए थी कि वहां की पार्लियामेंट ने ये बोला है कि जो ट्रोइका यानी कि ईसी, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन सेंट्रल बैंक और आईएमएफ ने जो उनको डेट दिया है उसको इलीगल, इमोरल, और उसको एक तरह से ये बता दिया है कि बहुत ही घिनौना है, तो उसको पे करने की कोशिश नहीं होगी, मतलब कोई बहाना निकाला जाएगा उसको पे नहीं करना है। तो ग्रीक करीब तो ये एक, जब तक इस बात के, तो ग्रीस पे करता है नहीं करता, हमारी मार्केट्स पे उतना फर्क नहीं पड़ेगा अनिल जी। फर्क ज्यादा इस बात का पड़ेगा कि क्या उससे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, उनके ऊपर अगर जो लिमिट्स हैं, जैसे किसी का डेरिवेटिव पोजीशन है उसके अंदर अगर वो फ्रीज आता है किसी भी तरह का, तो दिक्कत का इशू है। तो ग्रीस अपने आप में छोटी समस्या है, $270 बिलियन कुल मिला के है इकोनॉमी, उतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसका असर अगर बॉन्ड मार्केट पे या उन चीजों पे फर्क पड़ेगा तो यहां पे बहुत नेगेटिव असर होगा। अपने आप तो मेरे ख्याल से यहां से थोड़ा सा आश्वस्त इस रहे कि बहुत बड़ा असर नहीं होगा, लेकिन अपने बहुत ज्यादा लॉन्ग पोजीशंस लेके भी नहीं चलेंगे इस डिसीजन के पहले। ऑलराइट, चलिए, तो ये डिसीजन काफी इंपॉर्टेंट होगा और देखना होगा कि ये कंटेजियस होता है और किस हद तक कंटेजियस होता है, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। लेकिन रजत बोस जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग रजत, ये बताइए भारतीय बाजारों को आज किस तरह से फिर ट्रेड करना चाहिए? 4 दिनों से देख रहे हैं हम, एक तरफा तेजी बनी हुई है, क्या 5वें दिन भी आपको लगता है ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है? देखिए, कल जिस तरीके का ट्रेड हुआ उसको देखते हुए ऐसा ही लगता है कि आज के दिन आपको 8,130 से 8,140 ये जो रेंज है इसको काफी हद तक नजर पे रखना चाहिए। ये पार करके निफ्टी चल पाए तो फिर ऊपर की लेवल मतलब 8200 की ओर जाने की एक चेष्टा होगा। और ये भी आपको नजर पे रखना है कि रिलायंस जिस तरीके का मूवमेंट दिया है, अगर वो 926 के ऊपर मेंटेन करता है, कोई भी प्रॉफिट बुकिंग के उसके नीचे नहीं जाता है, तो पॉसिबिलिटी हैज इट कि रिलायंस कल जो 12.75 पॉइंट का योगदान दिया, 42.45 पॉइंट्स का टोटल निफ्टी राइज में, वो काउंटर अगर लीड करेगा तो ये जो तेजी है ये बरकरार रहेगा। और नीचे की तरफ कोई प्रॉफिट बुकिंग के निफ्टी अगर नीचे जाता है तो वो 8,050 से लेकर 8,030 के बीच में जो सपोर्ट है वो सपोर्ट अगर तोड़ के नीचे ना जाए तो नीचे की तरफ से फिर से एक बार बाउंस बैक हो सकता है। बट कोई कारण से 8,140 के ऊपर गया और वो सस्टेन नहीं किया और फिर 8,104 के तोड़ दे तो शॉर्ट पोजीशन बनाना बेहतर होगा। ओके, तो ये राय आती हुई यहाँ पर इस वक्त निफ्टी पर। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वायदा कारोबार की रणनीति पर भी होगा हमारा फोकस, और साथ ही यस बैंक में डायरेक्टर्स की नियुक्ति पर क्या है बॉम्बे हाईकोर्ट का ऑर्डर, और इस पर करेंगे हम डिटेल में चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे यस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ राणा कपूर, साथ ही जुड़ेंगे हमारे साथ जाने माने कॉर्पोरेट वकील HP रनीना भी इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आज यस बैंक फोकस में साफ तौर पर रहने वाला है। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने राणा कपूर को एक झटका दिया है। जी हां, हाईकोर्ट ने राणा कपूर के MD और CEO बने रहने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है, लेकिन 5 डायरेक्टर्स की नियुक्ति को अवैध ठहरा दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट का ऑर्डर राणा कपूर के लिए कितना बड़ा झटका है, चलिए इस पर बात करते हैं विस्तार से। CNBC आवाज के सीनियर राइटर नीरज वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, बताइए, काफी समय से चल रहा है ये विवाद और एक बड़ा झटका।
जी हाँ, काफी बड़ा झटका है और लंबे समय से यश बैंक की तरफ से राणा कपूर पूरी कोशिश कर रहे थे कि इसमें मधु कपूर का कोई से न हो उस पूरे डायरेक्टोरियल इंटर्नशिप पे। लेकिन जिस तरीके से कल हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया, आपको याद होगा पिछले हफ्ते ही उन्होंने कंक्लूड किया था इसको, और आज फैसला जब कल सुनाया तो उसमें कहा कि जो 5 डायरेक्टर नियुक्त किए गए उनको रद्द किया जाए और जो भी आगे से डायरेक्टर्स नियुक्त किए जाए उसमें मधु कपूर का इंटरवेंशन होगा, उनकी सहमति होनी जरूरी है। तो ये एक तरीके से जो को प्रोमोटर थे अशोक कपूर, जिनकी पत्नी है मधु कपूर, उनके राइट्स को रिवोक किया गया है और उनको इसमें शामिल रखा गया है। हालांकि जो उनकी बेटी शगुन थी उनको जो है नॉमिनेट करने के जो मामले थे उसमें पुनर्विचार नहीं किया गया, तो वो एक साइड कर सकते हैं आप। लेकिन अब आगे फर्दर जितने भी डायरेक्टर्स नियुक्त होंगे उसमें मधु कपूर की सहमति जरूरी होगी, तो ये एक बड़ा झटका है इनके लिए। हालांकि एक रियायत यह है कि एमडी और सीईओ बने रहेंगे राणा कपूर, लेकिन इस दृष्टि से है क्योंकि जो एक छत्र राज चल रहा था राणा कपूर का, सारे फैसले वो खुद ले रहे थे, उसमें अब एक दखल है और मधु कपूर की पूरी तरीके से रहेगी डायरेक्टर्स की नियुक्ति में भी। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट होता है जहां शगुन गोगिया फिर से डायरेक्टर नहीं बन पाएगी, राणा कपूर एमडी और सीईओ बने रहेंगे, लेकिन आगे जो भी डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाएंगे उसमें मधु कपूर की सहमति जरूरी होगी। इस पर डिटेल में हम राणा कपूर से डिस्कशन भी करेंगे आज दिन के दौरान आगे। लेकिन इस बीच स्टॉक पर किस तरह का रिएक्शन हो सकता है, कैसे देखेंगे बाजार के एक्सपर्ट्स इसे? शर्मा साहब, क्या राय बनती है फिर आपकी येस बैंक पर इस पर? देखिए, एसेंशियली लॉन्ग टर्म में इस बात का फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज एक जो मैनेजमेंट जो प्रक्रिया है और जिस बिजनेस में है वो एक अच्छे रोबस्ट बिजनेस में है। लेकिन जब इस तरह की एक सीनियर लेवल के ऊपर अगर कोई दूसरे राय ली जाती है तो आपका जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है। हो सकता है किसी प्रकार का डायरेक्टरशिप चेंज करते हैं तो पॉलिसी भी थोड़ी हद तक रिवाइज हो सकती है, तो इस तरह की चीजों का असर शॉर्ट टर्म के अंदर नेगेटिव होता है। तो और डिपेंड करेगा कि कल को अगर इस तरह का समाचार आता है कि हालांकि उनकी सलाह ली जा रही है लेकिन अब उनकी सलाह कॉमन है, तो स्टॉक बहुत अच्छी तरह से रिएक्ट करेगा, लेकिन उसमें समय लगेगा। फिलहाल एक राय में मेरे ख्याल से इमीडिएट इंपैक्ट नेगेटिव होगा। टेक्निकल रिएक्शन स्टॉक पे आज जरूर देखने को मिल सकता है। कल हमने देखा था फ्लैट बंद हुआ था ये शेयर, लेकिन बीपीसीएल के शेयर पर भी नजर रहेगी। रजत, कुछ शॉर्ट कवरिंग की एक्सपेक्टेशंस यहां पर बन रही हैं, जिस तरह से कैबिनेट ने कल फैसला नहीं लिया डिसइन्वेस्टमेंट के ऊपर। 2 दिन से चर्चा चल रही थी कि सरकार शायद डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए आगे काम कर सकती है और कैबिनेट की इस बैठक में आउटकम आ सकता है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये बताइए चार्ट्स कैसे लगते हैं बीपीसीएल के? चार्ट के अनुसार बीपीसीएल थोड़ी डीप में मान लीजिए कि 810 से नीचे आने से 806 के आसपास आए तो वहां पे एक बार खरीदारी करना चाहिए। मैं बोलूंगा कि 810 से 6 के बीच में लीजिए, 803 के नीचे उसको बेचिए, स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर में टारगेट जो होगा 813, 16 और 822 का टारगेट बन के इसको ट्रेड करना चाहिए। इसमें अभी भी रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी अच्छा है। लेकिन नितिन, वायदा कारोबार में कैसे ट्रेड करेंगे आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को, और क्या संकेत मिल रहे हैं डेटा से? देखिए जी, काफी दिनों के बाद कई डेटा पॉजिटिव यहाँ पे मिल रहे हैं। जैसे सबसे पहले आप एफआईज में आइए, तो एफआईज में उन्होंने कैश मार्केट में बिकवाली करी, फ्यूचर्स में थोड़ा बेचा है 217 करोड़ के आसपास का, और वो लॉन्ग अनवाइंडिंग है। बट यहाँ पे जो ऑप्शंस की फिगर है 621 करोड़, उसमें से कल 13.5 लाख कॉल ऑप्शन ली गई है और करीब 5,80,000 पुट ऑप्शन बेची गई है। तो पूरी एक्सपायरी में फर्स्ट टाइम हम लोग देख रहे हैं कि एफआईज की तरफ से कॉल्स में इस लेवल पे बाइंग हुई है और पुट्स में उन्होंने बेची है। दूसरी बात, यहाँ पे जो डीआईज का डेटा है वहां से काफी पॉजिटिव हमें मिल रहा है। जैसे कैश में तो उन्होंने 1450 करोड़ के आसपास की बाइंग करी है, बट एफएनओ में डीआईज का डेटा काफी कम, कभी अच्छा डेटा हमें मिलता है। जैसे उनकी तरफ से निफ्टी फ्यूचर्स में 2,40,000 बाइंग हुई है, अगर कॉल्स में आप देखिएगा तो 52,000 कॉलें बाइंग की गई है, बट पुट्स में 4 लाख पुट काटी गई है। यानी उन्होंने जो पोर्टफोलियो हेजिंग के लिए पुट वगैरह बाई की थी उसमें अनवाइंडिंग हुई है और 4 लाख पुट्स कम उनकी तरफ से बेची गई है, और वो सारी अनवाइंडिंग 79 और आप देखिएगा तो 8,000 की पुट्स में हुई है। तो फ्लो ऑफ फंड्स यहाँ पे पॉजिटिव हो रहे हैं। दूसरा, अगर ऑप्शंस का डेटा में आएंगे तो जो ऑप्शंस का मैक्सिमम पुट्स का ओआई कंसंट्रेशन था वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, 78 से 79, फिर अब 8,000 पे आ गया। और अब मार्केट जब भी डिप आ रही है तो 8,000 की पुट ऑप्शन में ओपन इंटरेस्ट कम नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो पुट राइटर्स हैं वो फॉल में भी अपनी पोजीशन नहीं काट रहे हैं, वो कंफर्टेबल है कि मार्केट 8,000 के नीचे नहीं जाएगी। अगर यहाँ पे हम अगले मंथ की जो ऑप्शंस देखते हैं तो अगले मंथ की ऑप्शन में ओपन इंटरेस्ट 8,000, 79 और 78 पे काफी है पुट्स में, और कॉल्स में बिल्कुल ओपन इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप 8,000, 81, 82, 83, 84 पूरे कॉल्स को देखते हैं तो किसी भी लेवल में 10 लाख से ज्यादा का ओपन
इंटरेस्ट नहीं है, बट पुट साइड में हर लेवल पे बिलो 8,000 आपको 30 से 35 लाख का ओपन इंटरेस्ट पुट्स में है। तो पुट कॉल रेशियो काफी ज्यादा है नेक्स्ट एक्सपायरी का, तो उसको देखते हुए लग रहा है कि इस लेवल पे कॉल्स बिल्कुल राइट नहीं कर रहे हैं नेक्स्ट एक्सपायरी में, बट पुट के जो राइटर्स हैं वो अभी बने हुए हैं, यानी मार्केट बिल्कुल सपोर्ट के आसपास खड़ी हुई है। और यहाँ पे एक डेवलपमेंट कल नेक्स्ट मंथ की कॉल ऑप्शन में ये हुआ कि जो 8500 की नेक्स्ट मंथ की कॉल ऑप्शन है उसमें करीब 2.5 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में ऐड हुआ। तो करंट मंथ में ऐड होने की बजाय अगर 8500 की नेक्स्ट मंथ की कॉल ऑप्शन में 2.5 लाख ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ और उसका प्राइसेस करीब 35-37 के आसपास है, तो मुझे लग रहा है उसमें बाइंग हुई है। तो यहाँ पे अगर एज अ स्ट्रेटजी आप नेक्स्ट मंथ की 85 की कॉल ऑप्शन 35-37 में बाय करते हैं, तो अगर 100-150 पॉइंट का भी बाउंस बैक होता है तो पॉसिबल है कि वो डबल हो सकती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस 8020 का रख करके एक ऊपर 8300 तक का भी आप एक्सपायरी का टारगेट रख सकते हैं। बस प्राइस ट्रिगर हमें चाहिए कि आज 81 के ऊपर अगर निफ्टी एक्सपायर हो जाती है तो काफी अच्छी पॉसिबिलिटी होगी कि हम लोग 83 के तरफ इस एक्सपायरी में मूव कर सकते हैं। राइट, तो 8100 के निकलेगा तो 83 के आसपास एक्सपायरी हो सकती है अगले हफ्ते, ये राय निकल कर आ रही है। वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे। हमारे खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ बना हुआ है। हमारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ और कुछ और स्टॉक्स पर फोकस करते हुए आगे बढ़ते हैं। वीके शर्मा साहब, नितिन मुरारका और साथ ही रजत बोस हमारे साथ हैं। नितिन, वायदा कारोबार में फार्मा स्टॉक और खासतौर से मिड कैप फार्मा स्टॉक जबरदस्त सेक्शन में पॉजिटिव खबरें, शॉर्ट बुक कवरिंग, लॉन्ग पोजीशंस, ये सारे बनते हुए दिख रहे हैं। ये बताएं इस वक्त कौन से बेहतरीन फार्मा स्टॉक आपको नजर आ रहे हैं? एक तो ऑर्किड केमिकल, जहां कल बाजार बंद होते होते कुछ पॉजिटिव खबर आई थी, हालांकि वो वायदा कारोबार में नहीं है, लेकिन इस तरह के जो स्टॉक्स बड़े रनअप दिखाने के लिए तैयार होते दिख रहे हैं, आप कहां खरीदारी करेंगे? क्या अब भी मौके बाकी हैं? देखिए जी, फार्मा स्टॉक्स में कल सारे स्टॉक्स में ओपन इंटरेस्ट कम हुए हैं। ऑलमोस्ट ऑल द स्टॉक्स जितने भी हैं एफएनओ में, सब में ओपन इंटरेस्ट कम हुए हैं। मगर डिलीवरी बेस्ड आप देखिएगा तो सब में डिलीवरी कंपेयर टू प्रीवियस डेज इंक्रीज हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी शॉर्ट पोजीशन थी वो कटी है और फ्रेश यहाँ पे डिलीवरी बेस्ड बाइंग हो रही है, तो वो क्लियर इंडिकेट कर रही है कि इनमें बाउंस बैक आएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि कौन सा सबसे स्ट्रांग चल सकता है। उसमें आप देखिएगा तो कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो सपोर्ट पे है। ग्लेनमार्क फार्मा ऑलरेडी बढ़ चुका है, तो ग्लेनमार्क फार्मा के बाद अगर आप आते हैं तो नेक्स्ट वॉकहार्ट फार्मा है, सन फार्मा है। इनमें हम लोग देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा बाइंग और सपोर्ट के आसपास है। तो मुझे लगता है कि अगर पूरे फार्मा आप देखें तो स्ट्रांगेस्ट आपको वॉकहार्ट फार्मा नजर आ रहा है, उसके बाद ग्लेनमार्क फार्मा है। लुपिन भी स्ट्रांग है, सपोर्ट से बाउंस बैक करने को तैयार है। अगर आप डिलीवरी बेस सबसे ज्यादा कल बाइंग देखेंगे तो बायोकॉन में हुई है, इसमें करीब 193% की डिलीवरी इंक्रीज करी है पिछले कंपेयर टू प्रीवियस डेज। अगर ऑरविंदो फार्मा देखते हैं तो उसमें एफएनओ में कल सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स इंक्रीज हुआ है कंपेयर टू प्रीवियस डेज, अगर आप सारे फार्मा में देखें तो। मुझे ओवरऑल अगर आप आउटलुक लें तो फार्मा स्टॉक्स आज चलने चाहिए और एक्सपायरी तक भी चलने चाहिए। और अगर इसमें एक दो स्टॉक चुनने हो तो सबसे पहले वॉकहार्ट फार्मा होगा, उसके बाद ल्यूपिन हो सकता है, फिर बायोकॉन हो सकता है। वॉकहार्ट, ल्यूपिन, बायोकॉन, ये स्टॉक्स हैं जिनमें एक अच्छी रनअप देखने को मिल सकती है। कल शानदार रैली तमाम फार्मा शेयरों में देखने को मिली। लेकिन तलवरकर शर्मा जी, आपसे राय लेना चाहूंगा। QIP इशू खुला है, फ्लोर प्राइस 319 रुपए प्रति शेयर का रखा है, मैक्सिमम 5% के आसपास का डिस्काउंट की चर्चा चल रही है। कंपनी के पास करीब 44 करोड़ रुपए का कैश है और इस QIP के जरिए करीब 100 से 150 करोड़ रुपए कंपनी जुटाना चाहती है। कैसा लगता है ये स्टॉक आपको? अगर कमजोर हो तो क्या खरीदारी करनी चाहिए या अवॉइड करेंगे? मेरे ख्याल से यहाँ पे सोचा जा सकता है, बिकॉज जब इस तरह का जब पैसा आपको मिलता है और आप QIP करते हैं तो राइट्स इश्यू से तो बेहतर है और आप के लिए आगे अपनी चेन्स को बढ़ाने के लिए पैसा मिलता है। तो ये जो इंडस्ट्री है और आगे जाके वेलनेस और फिटनेस की जो डिमांड है उनकी बढ़ेगी ही, और जिस तरह से जागरूकता बढ़ रही है उसी तरह से इनके जो इस इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट भी अभी आने वाले कई सालों तक और बढ़ता हुआ रहेगा। तो इस दृष्टि से मेरे ख्याल से अगर यहां से जो 5% का जो नीचे का लेवल है वहां से अगर हो स्टॉक तो वहां पे आप इसको ले सकते हैं, लेकिन अवधि आपको ये पूरा जो प्ले है उसकी लंबी रखनी पड़ेगी, साल भर से ऊपर। ऑलराइट, साल भर से ऊपर की अवधि हो तो यहाँ पर गिरावट में खरीदारी की जा सकती है। ये राय शर्मा जी की निकल कर आई है। वक्त फिलहाल आपसे एक ब्रेक लेने का, ब्रेक के बाद प्री ओपनिंग सेशन हाजिर करेंगे, देखेंगे रुपए की ओपनिंग किस तरह से हो रही है। पहला सौदा लेकर आएंगे ब्रेक के बाद।